पैसा 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 हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी जो चलती है। और फिर जब आपके पास पैसा होता है तो आप चाहते हैं कि आप उस पैसे को कहीं निवेश करें जिससे उस पर बेहतर रिटर्न मिल सके। और ऐसा ही कुछ आजकल के युवा भी चाहते हैं। और युवाओं का आजकल जो पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन गया है वो बन गया है शेयर मार्केट। जी हाँ, और इसी वजह से शेयर मार्केट में जो डीमैट अकाउंट्स का आंकड़ा है वो भी 11,000 करोड़ के पार चला गया है। और आप ये सोचिए कि जब ये आंकड़ा इतना बढ़ रहा है तो लोग कितने इंटरेस्टेड होंगे इसके लेके। लेकिन फिर भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लोग म्यूचुअल फंड के बारे में भी सुनते हैं, ये शब्द सब सुनते हैं, लेकिन हर किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, आज हमारे साथ मौजूद है मनी ट्री पार्टनर्स के ओनर सिद्धार्थ शर्मा जी। आज हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड का फंडा क्या है। तो स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप बताइए कि ये म्यूचुअल फंड का फंडा क्या है, एक्चुअली ये है क्या चीज़। आजकल आप जहाँ देखते हैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बोलबाले दिखते हैं। आप बस स्टैंड पे खड़े रहिए तो आपको एड्स दिख जाएंगे, म्यूचुअल फंड सही है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स को लेकर बात कर रहे होते हैं। आप पोर्टफोलियोज जब डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको देखते हैं कि 80 से 90% जो पैसा डिप्लॉय होता है वो म्यूचुअल फंड्स में होता है। तो बेसिकली सवाल ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या और म्यूचुअल फंड्स इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। जैसे जैसे एक दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स की एक लहर दौड़ती जा रही है, लोगों के पास एक सरप्लस पैसा आता जा रहा है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको कहाँ लगाया जाए जहाँ उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो रिटर्न्स है वो बढ़े और जिससे उनको एक बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल पाए। और जिस कार्य के लिए वो पैसा जोड़ रहे हैं, चाहे वो अपने एक फैमिली प्लानिंग के लिए हो, चाहे वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो अपने रिटायरमेंट के लिए हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्रो हो सके और उस पर रिस्क कम से कम हो। तो वहाँ एक म्यूचुअल फंड का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो आज की डेट में देखा गया है कि चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं या आप भारत के अंदर बात कर रहे हैं, वो जो उस कॉन्वर्सेशन और उसकी जो इंटेंसिटी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का फंडा क्या है, तो मैं ये बोलूँगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे लोग निवेश करते हैं जिसमें चेक एंड बैलेंस के लिए काफ़ी सारे लोग लगे हुए होते हैं। फंड मैनेजर होता है, वो अपनी रिसर्च करता है। हम जैसे वेल्थ मैनेजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो ये देखते हैं कि किस फंड की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा फंड कब परफॉर्म करेगा, क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, आगे चल के क्या रिटर्न्स आएंगे। तो इन सब चीज़ों को ट्रैक करके एक म्यूचुअल फंड में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं सो दैट उनके रिटर्न्स बढ़ सके और एट द सेम टाइम उनके रिस्क कम भी हो सके। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करने की लहर दौड़ चुकी है और आप जहाँ जाएं आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड के बोलबाले दिखते हैं जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है। जी सर, इससे तो मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि इसमें जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, फंड मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन एक आम आदमी, मान लीजिए मुझे कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो मुझे ये नहीं पता कि उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क होता है, कितनी रिस्क एपेटाइट किसके लिए सही है, किसके लिए क्या ज़रूरी है, वेल्थ मैनेजर्स क्या करते हैं, फंड मैनेजर्स क्या करते हैं। तो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मुझे वो इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे बताइए कि मैं कैसे और किस टाइप के म्यूचुअल फंड में उन्हें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले हम किसी भी इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट को समझ लेते हैं। अगर लेट्स से वो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो उसके फंड्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही चूज़ किए जाते हैं। लेट्स से कोई एक ओल्ड एज का, एक रिटायरमेंट के आसपास कोई बंदा या एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके फंड्स जो होते हैं वो वैसे ही बदल जाते हैं और कॉन्जर्वेटिव फंड्स हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ना तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो पोर्टफोलियो में और एट द सेम टाइम कॉन्जर्वेटिव भी ना हो पोर्टफोलियो, तो हम हाइब्रिड फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो फंड का जो सिलेक्शन होता है वो प्राइमरीली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है। जैसे जैसे रिस्क बदलता जाता है वैसे वैसे फंड की सिलेक्शन बदलती जाती है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। एक होता है डेट म्यूचुअल फंड। ये एक वो म्यूचुअल फंड होता है जो ऑन एन एवरेज कंसिस्टेंट रिटर्न देता है, जो कि आज की डेट में 7% से लेकर 8.5 और 9% तक आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। एक होता है थोड़ा सा उससे एग्रेसिव, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फंड्स या हाइब्रिड फंड्स। इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं, 5 से 6 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें रिस्क के हिसाब से उसका एक्सपोजर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रिस्क ज़्यादा लेना है
तो इस हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर 60 से 70% तक का इक्विटी होता है, और अगर किसी को रिस्क कम लेना है तो उसका डेट का जो कैटेगरी होता है वो 80 से 90% होता है। तो ये एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कैटेगरी। और उसके ऊपर जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं इक्विटी कैटेगरी, जहाँ पे जिसका मेजर अट्रैक्शन है, जहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जो हम 13 से 15% की जो लोग बोलबाला करते हैं कि ये जो रिटर्न आ जाते हैं, वो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू वो रिटर्न आते हैं। तो लफ्ज़ अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए तो हम उसको 3 भाग में हम कैटेगराइज कर सकते हैं: डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो हम क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इनको हम फंड्स को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। सर जैसे कि आजकल के युवा हैं, उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पैसे डालो और डबल हो जाएंगे, राइट? तो हालांकि ऐसा नहीं होता है, रिस्क प्रोफाइल बहुत मैटर करती है, और ज़्यादातर ऐसे ही इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, अपने पैसे लगाते हैं और फिर वो डूब जाते हैं, फिर उन्हें लगता है अब शेयर मार्केट ख़राब चीज़ हो गई है। तो क्योंकि उसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो म्यूचुअल फंड में लोग कहते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं जाना है तो आप एक काम कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। म्यूचुअल फंड में चले जाइए, आपने बताया कि 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इन 3 टाइप्स के अंदर भी हज़ारों म्यूचुअल फंड हैं सर। हाँ, इनके अंदर भी इतने हाँ, सारे म्यूचुअल फंड हैं कि मान लीजिए मैंने कैटेगरी डिसाइड कर ली, करेक्ट, मैंने सोच लिया कि मुझे किस कैटेगरी में लगाना है, मुझे एग्रेसिव होना है, हाइब्रिड होना है, कैसे किस में लगाने हैं पैसे। लेकिन उसके बाद इतनी कंपनियां हैं वहाँ पे, इतनी कंपनियां उसमें मौजूद हैं जो अपने म्यूचुअल फंड लेके हमें सब बता रही हैं कि हमारे इतने साल में इतने रिटर्न आए हैं, ये हुआ है, ये हुआ है। उनमें से हम कैसे चुने कि ये हमारे लिए बेटर प्रोफाइल रहेगी? देखिए ये एक सवाल है जहाँ हर एक आदमी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी स्तर का, वो हर बार कंफ्यूज रहता है। सबसे पहले उसका ये जो धारणा है कि आज पैसा लगाया और ओवरनाइट वो पैसा डबल हो गया, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। ऐसा हुआ है कि आपके पैसे डबल हुए हैं कम टाइम में, लेकिन आप हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। तो इस पूरे इंडस्ट्री का, इस पूरे स्टॉक मार्केट का या फिर म्यूचुअल फंड मार्केट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च है। आपको रिसर्च सबसे पहले, जैसे आपने बोला कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करेंगे, आपके कौन सा फंड है, कौन सी कैटेगरी है, मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके लिए आपकी जो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके रिस्क बहुत कैलकुलेटेड होंगे। अब जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि आपको ये तो समझ में आ गया कि कैटेगरी कौन से चूज़ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल डेट के अंदर ही 8 से 12 कैटेगरी हैं, हाइब्रिड के अंदर ही 6 कैटेगरीज हैं, और अब इक्विटी के अंदर बात करें तो 7 से 8 कैटेगरी हैं। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट आउट किया जाए कि डेट में कौन सी कैटेगरी लेनी है, या हाइब्रिड में कौन सी कैटेगरी लेनी है, या इक्विटी में कौन सी कैटेगरी लेनी है, ये भी कंप्लीटली एक रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होती है। जो डेट के अंदर जो कैटेगरी है, जैसे लेट्स से 8 कैटेगरी है, तो उसमें एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 0 रिस्क है, और उसमें एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें 40% रिस्क है। तो हम उसको भी डाइवर्सिफाई कर देते हैं या उसको भी डिवाइड करते हैं क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। लेट्स से क्लाइंट बोलता है कि मुझे एफडी से ऊपर रिटर्न्स चाहिए, तो हमें समझ में आ जाता है कि उसको 8 साढ़े 8% का रिटर्न चाहिए। तो उसके हिसाब से उसकी जो कैटेगरी है, जैसे डेट कैटेगरी है, उसमें से वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं फंड। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं या मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स होते हैं जो आज की डेट में 8 साढ़े 8% तक के रिटर्न्स देते हैं, तो हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ कैटेगरी डेट के अंदर ऐसी होती है जहां पेपर्स एक रात के अंदर मैच्योर हो जाते हैं, जिसको ओवरनाइट कैटेगरी होती है, जिसमें रिस्क सबसे कम होता है। मैं डेट के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो अगर क्लाइंट को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, क्लाइंट को पैसा 3 दिन के अंदर 3 दिन के लिए रखना है, तो हम वो ओवरनाइट कैटेगरी दे देते हैं। ऐसे ही हम बैलेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस एक इतनी बड़ी कैटेगरी है, और आजकल बैलेंस फंड्स के अंदर या हाइब्रिड फंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, स्पेशली जब से डेट कैटेगरी के टैक्सेशन बदले हैं। तो बैलेंस फंड्स के अंदर भी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे 10% रिस्क है, और एक ऐसी भी कैटेगरी है जहाँ 90% रिस्क है। तो वो भी एक रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप उनको सेलेक्ट करते हैं। और जब हम इक्विटीज़ की बात करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत फेमस है, तो वहाँ तो 100% रिस्क है और 100% गेन है। वो भी पूरा रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है, जिसमें आपकी एज क्या है, आपके डिपेंडेंट क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप कितने टाइम में उस पैसे को बढ़ाना चाहते हैं,
और भी कम से कम 15-20 पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। उन स्टडी करने के बाद इन कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं और इन कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के बाद भी इसके अंदर जो कैटेगरी है वो हमें फंड सेलेक्ट करने होते हैं कि किस एएमसी का या किस कंपनी का कौन सा फंड लेना है, कौन सा उसका फंड मैनेजर है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, इसके जो पीयर्स हैं उन्होंने क्या रिटर्न्स दिए हैं, वो रिटर्न के क्या कारण हैं, तो और आगे चल के कौन रिटर्न देगा और कौन रिटर्न नहीं देगा। इन सारी चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखते हैं तब हम देखते हैं कि हमें सेलेक्ट करना होता है वो कैटेगरी, वो उस कैटेगरी में स्पेसिफिक फंड और उस स्पेसिफिक फंड के अंदर भी स्पेसिफिक कंपनीज। जब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत डिटेल स्टडी और एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हम एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे आपने कहा और जैसे मैंने भी कहा, एक डिटेल्ड रिसर्च की ज़रूरत है। ये सोचना कि एक दिन के अंदर 100% रिटर्न आ जाए तो एक बिल्कुल गलत धारणा है। तो इतनी रिसर्च करने के बाद, अलग अलग लेवल पे रिसर्च होती है, वो रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और आगे भी इन्वेस्टमेंट्स इफेक्टिव तरीके से वैसे ही कंटिन्यू होना चाहिए। जी सर एक चीज़ ये कि जैसे म्यूचुअल फंड है, लोग कहते हैं शेयर मार्केट में निवेश ना करें, म्यूचुअल फंड में करें, तो ऐसा क्यों है कि शेयर मार्केट में डायरेक्ट ना करें, म्यूचुअल फंड में करें? देखिए, जहाँ तक शेयर मार्केट की बात है, शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, आप एक इंडिविजुअल स्टॉक उठाते हैं, अपनी रिसर्च, अपने चार्ट्स पढ़ते हैं, अपनी एनालिसिस खुद करते हैं, आपको दोस्त बता देते हैं, आपके रिलेटिव्स बता देते हैं या कोई स्टॉक ब्रोकर बता देता है कि सर आप ABC स्टॉक में डाल दीजिए, ये पैसा डबल हो जाएगा 3 दिन के अंदर, राइट? तो उसके अंदर जो रिस्क होता है वो 100% रिस्क होता है। ऐसे भी स्टॉक्स देखे गए हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर डबल रिटर्न दे दिया है 100%, और ऐसे भी हैं कि ओवरनाइट आपके सारे पैसे जा चुके हैं क्योंकि उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ म्यूचुअल फंड की बात होती है, जो जैसे आपको नाम सजेस्ट कर रहा है म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक लार्ज कैप कैटेगरी है, उसके अंदर 100 स्टॉक्स होते हैं। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स रखने हैं, कौन से स्टॉक्स कब निकालने हैं, किस स्टॉक की कब बढ़ोतरी होनी है, कौन से स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो जो फंड मैनेजर और उनकी जो टीम होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एक रिस्क एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक बंदा होता है, एक फंड मैनेजर उनका ओवरव्यू देखता है, वो सब उस पर बहुत ढंग से काम करते हैं कि कोई भी स्टॉक का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए। आप स्टॉक मार्केट में तो 100% पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, बट यहाँ म्यूचुअल फंड में आप एक स्टॉक के अंदर नहीं लगा रहे हैं। अगर लार्ज कैप कैटेगरी की बात किया जाए तो आप कम से कम 50 से 100 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं, और तो रिस्क तो आपका वैसे ही कम हो गया। लेट्स से अगर एक स्टॉक भी अगर नीचे चला जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए 99 अदर स्टॉक्स हैं। तो इस हिसाब से पहले तो रिस्क मिटिगेट होता है, और ऊपर से जो इतनी स्टडी होती है, फंड मैनेजर से लेकर रिलेशनशिप मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, चैनल पार्टनर्स, इतनी रिसर्च करने के बाद वो ऑलरेडी जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जो म्यूचुअल फंड्स का जो बोलबाला है उसमें जो उसका ट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। और आजकल तो आप हर एक जगह देख रहे हैं बैनर्स जहाँ लिखा होता है म्यूचुअल फंड सही है। उसका कारण ही ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें रिस्क कम होता है, आपको एक एवरेज एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं, और आप अपने गोल को प्रॉपर तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं बिना किसी जोखिम के। तो सर जैसे लोग आरडी एफडी में पैसा डालते हैं, ठीक है, अब तो उन पे भी ब्याज दरें काफ़ी अच्छी चल रही हैं फिलहाल तो लोगों को इस वक्त क्या ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग हैं उनका पैसा वापस आरडी एफडी की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट उन पे भी स्टेबल हो गए हैं, काफ़ी लेवल पे आ गए हैं, इसकी वजह से क्या उधर पैसा जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है जो आपने मुझसे पूछा। ये सवाल मेरे पास रोज़ अलग अलग तरीके से आता है, और इसका जो जवाब है, इसका कोई एक सिंपल जवाब नहीं है कि अगर यहाँ ब्याज दर बढ़ा दिया जाए तो पैसा यहाँ आ जाए, कल को डेट में अगर ब्याज बढ़ गई तो रिटर्न तो पैसा वहाँ चला जाता है। तो ये गलत धारणा है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती गई हैं और हम देख रहे हैं आज 7 से लेकर 8% के बीच में आपको एक एफडी रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो जो पैसा एक कॉन्जर्वेटिव था फॉर एग्जांपल, और जो पैसा डेट फंड्स के अंदर लगा हुआ था 7.5-8%, उसके कंपैरिजन में एफडी आरडीज दोनों कंपेरेबल हो गए हैं। कुछ पैसा जा भी रहा है, लेकिन
1 अप्रैल से पहले जो पैसा डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा हुआ था और वो पैसा अगर 3 साल के लिए रुकता है तो जो टैक्स का जो बेनिफिट डेट म्यूचुअल फंड में लगा हुआ मिल रहा था वो जो रिटर्न्स हैं वो आपको एफडी में नहीं मिल रहा था। तो पोस्ट टैक्स जो रिटर्न जो एफडी में हैं वो कम थे और पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो डेट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा थे। जब से सरकार ने ये प्रावधान हटा दिया है कि जहां डेट म्यूचुअल फंड और एफडी सेम टैक्सेशन स्लैब में है, तो लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमें 1-1.5% भी ऊपर रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है तो हम वहां चले जाते हैं। तो जहां डेट म्यूचुअल फंड में 1 से 1.5% रिटर्न एफडी से ऊपर मिल रहा है तो लोग अभी भी डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उतने ही सिक्योर हैं, इतने ही सेफ हैं, उनको भी वैसे ही रिटर्न मिल रहा है, इनफैक्ट 1-1.5% ज़्यादा ही रिटर्न मिल रहा है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दैट केस एफडी आरडी में जो पैसा है वो जा रहा है, बट उसका कोई इतना ज़्यादा मापदंड या इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं जा रहा जैसे लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब सारा पैसा एफडी में डाल दे और वहीं ही पैसा ग्रो होगा, तो ये गलत धारणा है। सर, म्यूचुअल फंड्स के लिए हमें किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा ये कि कितने सालों तक हमें म्यूचुअल फंड में अपना पैसा बनाए रखना चाहिए। देखिए, जहाँ तक एज की बात है, ये भी सवाल मेरे पास अलग अलग ढंग से हर बार आता है। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि मेरा फैमिली भी इन्वेस्टमेंट्स में ही डील करती है, मैंने 22 साल से स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं खुद एक वेल्थ मैनेजर हूँ और लोगों के पैसे मैनेज करता हूँ। तो आजकल तो लोग पैदा होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा लेते हैं अपने बच्चों के। तो म्यूचुअल फंड में एज का तो कोई कैटेगराइजेशन ही नहीं है कि 18 साल तक या 18 साल के बाद या 18 साल से पहले। आप इन्वेस्टमेंट्स जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद, उतना ही बेनिफिशियल और एडवांटेजियस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में देखा, मैं ये एक परसेप्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे, लोगों को पता है कि आजकल महंगाई बहुत हो गई है एजुकेशन में स्पेसिफिकली। अगर लोगों को अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है तो 18 साल पे उनको पता है कि उनको लेट से 3 या 4 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। एक सैलरीड इंसान के लिए ये 3-4 करोड़ रुपए एकदम इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। वो बच्चे के पैदा होने पर ही उसके लिए एसआईपी लगा देता है, उसके पैदा होने पे जो भी पैसा मिलता है वो सारा इन्वेस्ट कर देता है, और वो देखता है, वो पूरा कैलकुलेट कर लेता है कि 12 से 15% के एनुअल रिटर्न्स पे क्या मैं 18 साल तक 3 से 4 करोड़ रुपए या 8 करोड़ या 10 करोड़ रुपए जोड़ पाऊंगा। तो ये सोचना कि क्या एज है, ये तो एक गलत सवाल है। लोग बच्चे के पैदा होने से स्टार्ट कर देते हैं, बट इफेक्टिवली देखा गया है कि जैसे ही लोग अपना कमाना स्टार्ट करते हैं तो लोग एसआईपी के माध्यम से 22-23 साल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो एसआईपी का कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 20,000, लोगों की क्षमता के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट्स लोग अपने स्टार्ट कर देते हैं। और जो आपका सेकंड पार्ट था कि इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइम के लिए करना चाहिए, तो ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है। इन्वेस्टमेंट जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं उतना ही बेटर होता है, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट लग जाता है, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिस पे ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो लेट से अगर आपका पैसा 12 से 15% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से अगर बढ़ रहा है 10 साल में, तो आप देखेंगे कि 4, 4.5, 5 साल में ही वो पैसा डबल हो जाता है। तो आप जितने से जितने लंबे ड्यूरेशन के लिए पैसा रखेंगे उतना ही उस पर ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। तो अगर जहाँ तक बात है टाइम का, तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट 3 से 4 साल आप दीजिए। अगर आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो आप सारी साइकिल्स, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जो भी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आती हैं, जैसे एक जगह यूक्रेन को लेकर प्रॉब्लम आई, या एक जगह बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट को लेकर प्रॉब्लम आई, या कहीं कुछ ईरान सैंक्शंस को लेकर प्रॉब्लम आई, तो वो सारे के सारे ऊपर नीचे जो मार्केट्स होती है उन वॉलेटिलिटीज़ को आप 3 से 4 साल के अंदर पूरा कैप्चर कर लेते हैं। 13 से 15% रिटर्न को आप अवेल कर लेते हैं, और अगर आपका पैसा ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए रुकता है तो आप देख पाते हैं कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जी सर, और रिटर्न्स की बात करते हैं कि जो रिटर्न्स हैं ये एक्सपेक्टेड कितना रखना चाहिए हमें, मतलब लाइक वो मुझे भी पता है कि हाँ, शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑब्वियसली, बट स्टिल एक एक्सपेक्टेशन होती है। जो लोग आरडीएफडी से निकल के म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं वो एक एक्सपेक्टेशन के थ्रू आते हैं कि उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बट अगर आप चले, मान लीजिए कि मैंने 5 साल के लिए पैसा लगाया है, तो मैं 5 साल में फिर भी कितने फीसदी का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? जितनी एनालिसिस, स्टडी और रिसर्च हुई है, जितने भी 1000 म्यूचुअल फंड्स
जो एग्जिस्ट करते हैं, जब हम उनके सबके स्टडी करते हैं उनके रिटर्न्स को, तब हम ये एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं या आए हैं कि 13 से 15% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से सालाना, प्रोवाइडेड, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ प्रोवाइडेड, अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल तक का है। हालांकि कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि कोविड में अगर आपने पैसा लगा दिया कोविड के बाद, तो 100% तक के रिटर्न आए हैं आपको 4-5 महीने में। ये तब की बात है जब मार्च 2020 में जब मार्केट 28,000 पे गिरी थी और उसके 4-5 महीने बाद मार्केट 62,000 पे पहुंच गई। तो लोगों को लगा यही जैकपॉट है, यही लॉटरी है और इसी में पैसा लगा दिया जाए और आपको 100% रिटर्न मिल जाएगा। मैं यही आपसे कह रही थी कि वो वक्त देख के ना युवाओं ने उसमें पैसा लगा दिया है, जिन्हें नहीं पता था उन्होंने भी अब इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है बिना जाने बिना समझे। हाँ। जबकि इसको समझना उससे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, मार्च 2020 में मार्केट ने जो रैली ली थी, उस रैली में जिस इंसान को नहीं भी पता था या किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, वो पैसा डबल हो गया। टेक्नोलॉजी फंड में, फार्मा फंड में आपने देखा कि 100% से ऊपर रिटर्न आए हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, पिछले 1.5 साल में मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए हैं। इंडियन मार्केट्स वर द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड विद 0% रिटर्न। यूएस मार्केट तो 40% नीचे गिर गया था। तो ये पहली बात सोचना कि एक लॉटरी है, ये गलत है। आपको अपनी पूरी रिसर्च, पूरी स्टडी, पूरी एनालिसिस करनी चाहिए। आप हैं, आपके रिलेशनशिप मैनेजर, जिसको हम वेल्थ मैनेजर भी कहते हैं, आपके पास फंड मैनेजर्स हैं, आपके पास चैनल पार्टनर्स हैं। आपको एक एक स्टॉक का जो भी सिलेक्शन हुआ है आपको उसको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। हम जो एक रेकमेंड करते हैं, हम ये आसानी से बहुत ईजिली रिकमेंड कर सकते हैं। अगर पोर्टफोलियोज और फंड्स प्रॉपरली मॉनिटर्ड हैं, आप उनको बार बार देख रहे हैं ढंग से, तो 13 से 15% का जो एक रिटर्न्स है वो एक्सपेक्टेड है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, जो आप अवेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने एक निर्धारित पीरियड के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट किया। लेट्स से अगर आप 3 साल का अगर आप टेन्योर लेते हैं, 3 साल के अंदर आप देख पाएंगे कि आपको वो रिटर्न्स डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर पोर्टफोलियोज बहुत और स्ट्रांगली मैनेज्ड हैं तो 1-1.5-2% ऊपर भी मिल सकते हैं आपको। तो सर, वो युवा जो वेल्थ मैनेजर्स के पास नहीं जा सकते, या वो लोग जिनके पास पैसे तो हैं, वो 500,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP में डालना चाहते हैं, उनको सुन के एक्साइटेड हो गए हैं, लेकिन वेल्थ मैनेजर्स के पास जाना वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ उनकी फ़ी पेमेंट भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कैसे चूज़ करें, वो कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करें, वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सही सवाल है। आजकल क्योंकि हर इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो 500 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो या 50 लाख हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई इंसान अपना कदम इन्वेस्टमेंट्स में रखता है तो उसको सबसे पहले सेफ़ और कॉन्जर्वेटिव फंड से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो जैसे 500 रुपये की भी अगर SIP करता है तो वो फ्लेक्सी कैप जैसे फ़ंड या लार्ज कैप जैसे फ़ंड से स्टार्ट कर सकता है, जहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। तो अगर उसमें वो इन्वेस्ट करता है, 2-3 साल में उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखता है, उसको धीमे धीमे करके खुद समझ में आने लगता है कि उसे किस फंड में जाना चाहिए। तो अगर जैसे फ्लेक्सी कैप के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65% लार्ज कैप कैटेगरी होती है, तो वो बहुत सेफ्टी उसको प्रोवाइड कर देती है। या अगर आप ओनली लार्ज कैप फंड्स के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे 100% जो स्टॉक्स हैं वो पूरे लिस्टेड स्टॉक्स हैं, नामी गिनामी स्टॉक्स हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो डाबर हो, चाहे वो नेस्ले हो, HUL हो, ये सब नामी स्टॉक्स हैं। तो उसको जिसमें कम रिस्क है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें मैं आपको एक एडवाइस यही दूंगा कि या तो वो एक लार्ज कैप फंड से स्टार्ट कर दे या वो एक फ्लेक्सी कैप से स्टार्ट करे, और धीमे धीमे जैसे जैसे उसको जोखिम समझ में आने लगते हैं स्टॉक मार्केट्स के, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो धीमे धीमे करके वो उस अलग अलग रिस्की एसेट्स के अंदर भी, रिस्की कैटेगरीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को एक प्रोग्रेसिव तरीके से भरते हुए देख सकता है। जी सर। सर, ये तो बहुत अच्छा रहा कि सेशन बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी वो समझ के लिए रही और उन लोगों के लिए भी रही
जिनको इसके बारे में नॉलेज थोड़ी सी कम है, वो चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछना, मे बी उनको कोई वो जरिया नहीं मिलता या वो वहां तक जा नहीं पाते, जैसे कि मैंने अभी लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करें तो कैसे करें, कितने पैसों से शुरू करें, कैसे करें, क्या चीज़ कर सकते हैं, और एक मेन चीज़ जो उनको हमेशा ध्यान रखनी होती है। बहुत अहम सवाल है और ये सवाल मैं हर एक इन्वेस्टर को जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ और बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपका जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 साल आपको देने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 साल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मार्केट्स को नीचे भी ले जाते हैं। जैसे हमारे पहले कॉन्वर्सेशन में थे, रशिया यूक्रेन एक इतना बड़ा इंसिडेंस था जहां मार्केट सेंसेक्स जो है वो 62,000 से खिसक कर 51,000 में 4 बार आ गई लास्ट ईयर। या फिर अगर ऑयल के प्राइस एकदम बढ़ जाते हैं तो इंडियन मार्केट्स जो होती हैं वो एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में चली जाती हैं, जिसके कारण मार्केट्स परफॉर्म नहीं करते। या फिर बढ़ती ब्याज दर। तो ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ये 2 से 3 साल के अंदर सारे कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 2 से 3 साल मिनिमम होना चाहिए, पहली चीज़। आप दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि कितने पैसे से इन्वेस्ट करें, आप सबसे पहले आप कम पैसे से इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे आप जोखिम उठा सकते हैं, और धीमे धीमे करके जैसे जैसे आपको समझ में आने लगता है कि स्टॉक मार्केट्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो क्वांटम है वो बढ़ सकता है। आप उसको बढ़ाइए और आप देखेंगे कि टाइम के साथ आपका क्वांटम तो बढ़ ही रहा है, उसके ऊपर रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ हैं, पहला आपका जो ड्यूरेशन है और दूसरा आपका जो क्वांटम है, अगर आप बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जर्नी बहुत सुखद तरीके से कटेगी, आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और जिस गोल के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो 110% आप उसको अचीव कर पाएंगे। और सर एक एडवाइस रहेगी आपकी? मेरी ये एक एडवाइस है कि आप ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होकर ये सोच के कि 100% रिटर्न 2 दिन के अंदर आ जाए या फिर आपका पूरा पैसा डूब जाए या इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी जो फियर्स हैं या आपके हाइपोथेटिकल इमेजिनेशंस हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं रखना चाहिए। एक ऑप्टिमिस्टिक होकर और एक ढंग से कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और आप देख पाएंगे कि आपके रिटर्न्स प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी सारी इंसाइट्स अपनी शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सबने सुना कि हमने वो सारे सवाल लिए जिनको शायद आप भी जानना चाहते होंगे, और ऐसे ही सवाल हम आगे के एपिसोड्स में भी लेते रहेंगे। हाँ, हो सकता है हम नए नए क्वेश्चंस लें, नए हम टॉपिक्स भी नए लाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप अपने आप कॉल करके और हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल ज़रूर अपने गेस्ट तक पहुंचाएंगे। और ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमें अपना प्यार देते रहें और बने रहें जागरण बिजनेस के साथ।